Okay, friends, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your relative, your parents are safe, and you are enjoying this new era, this new of learning. Friends, on the last lecture, I had discussed some of the questions corresponding to solve the question corresponding to the effective resistance. I had discussed almost 14 or 15 different cases from which you are able to solve the effective resistances. So friends, by understanding that cases, you will be able to solve all the question corresponding to finding effective resistance as well as effective capacitance. In fact, Wheatstone bridge concept is applicable for the capacitors as well. So that we had discussed in the last lecture. Today we are going to discuss some of the remaining numericals of this chapter, which are based on the Kirchhoff's first and second law. So tell me whether we had discussed the illustration number 1 or not. Illustration number 1 हमने कर लिया, बाकी है. Friends, am I audible to you? Yes, sir. Am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. So illustration number 1 થઈ ગયો છે, બાકી છે. There you go. Illustration number 1, 2, 3. I had second question I had given to the homework. So 3, 4, 5. On the last lecture, on the last lecture, 5th is completed. 5 and then after we had discussed 7th or not. 7th question we had done with her. 7th question last में करवाया है कि नहीं करवाया? Illustration number 7. हाँ सर, हो गया. Okay. So come to the question number 6. Illustration number 6 पे आ जाओ. Question is that a battery of 10 volt and a negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistance, each of the having value 1 ohm. Determine the effective resistance of this network. So friends, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ स्टेप्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप बताए थे. नंबर 1, आपको सबसे पहले कोई भी कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो क्या वो सीरीज या पैरेलल में है कि नहीं, वो आपको देखना है. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, अगर सीरीज पैरेलल नहीं है तो आपको ये देखना है कि कोई भी 2 पॉइंट शॉर्ट सर्किटेड है या नहीं है. अगर 2 पॉइंट डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्टेड है तो दे कैन बी कंसिडर्ड एज द सेम पॉइंट, और ऐसे आपको रीअरेंज वो सर्किट को रीअरेंज करना है. नंबर 3, अगर वो शॉर्ट सर्किट नहीं है तो आपको देखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है. अगर व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं मिल पा रहा है तो आपको देखना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक सर्किट है कि नहीं है. एंड वो भी नहीं है तो नंबर 5, आपको किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करना है. तो अभी किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करके हम कैसे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. आप एक बार क्वेश्चन वापस से समझ लो. क्वेश्चन ऐसा है कि 12 वायर्स है, 12 रेजिस्टेंस को मिला के एक क्यूबिकल नेटवर्क बनाया हुआ है. तो नेटवर्क के डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेथड है वो मेथड हम नहीं डिस्कस करेंगे. हम मतलब अल्टीमेटली इट विल बी सेम, बट यहाँ पे बहुत सारा थ्योरी लिखा हुआ है तो ऐसा लगने की जरूरत नहीं है. तो आई एम गोइंग टू शेयर व्हाइट बोर्ड. चलो, कोई मुझे बताएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है. Am I audible to you friends? Equivalent resistance find करना. हाँ, हमको यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है.
एक नेटवर्क दिया हुआ है, क्यूबिकल नेटवर्क है, उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। 12 branches are there, so you can see these 12 branches. Okay, and we want to find the effective resistance between the diagonally opposite point. तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, और देख सकते हो आप, एक पॉइंट अगर मैं ये कंसीडर करता हूं तो ऑब्वियसली उसका डायगोनली अपोजिट पॉइंट यहाँ पे आएगा। क्यूब का डायगोनल सोचना है, स्क्वायर का नहीं। तो वो सामने के फ्रंट फेस के कॉर्नर मैंने लिया, तो बैक फेस का अपोजिट कॉर्नर मुझे लेना पड़ेगा, सो दैट विल बी अ डायगोनली अपोजिट पॉइंट। तो मुझे यहाँ पे इन दोनों के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो दो पॉइंट पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसके साथ बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करेंगे। ओके, सो मैंने यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया। लेट्स द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज अज्यूम टू बी ई। ईएमएफ ऑफ अ बैटरी इज अज्यूम टू बी ई। यहाँ पे ये जितने भी ब्रांचेस है वो सारे, मतलब ऑल द 12 ब्रांचेस इज हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। सारे ब्रांचेस का रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है। सो अभी उसको मैं R कंसीडर करता, अभी मैं उसको R कंसीडर करता हूं, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच एंड इट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ 1 ओम। ओके, illustration number 6. Assuming that this is the point A, B, C and D, here is a point E, F, G and H. So our ultimately target is to find the effective resistance between the point A and point G. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है, कोई पैरेलल में नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी बनाना मुश्किल है, सिमेट्रिसिटी भी नहीं है। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मैंने बताया जैसे आपको कि हम किर्चॉफ्स लॉ से अप्लाई करके उसका फाइंड कर सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो अगर कैसे फाइंड करते हैं तो वो ही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, here battery is connected between point A and G. We want to find effective resistance between
A and G. Diagonally opposite points of a cuboid, of a cube. Okay. Now let current from battery is I, and current from the different branch of a cube is shown in figure with their direction and the magnitude. With the direction and magnitude. Let us the current from the battery is assumed to be a I. So बैटरी में से करंट I यहाँ पे आएगा जंक्शन A पे. अब क्या होगा? So now the current I is required to be divided into the 3 branches. Whether we can consider these three, all the 3 branches are similar or not, let us find it out. So whatever the current enters and the junction A, and it have to reach to the point G. जो करंट A में आने वाला है उसको G पे पहुंचना है. तो करंट को 3 पाथ है, तो कंसिडर द पाथ AB. तो AB वाला जो पाथ है उसमें कितने रेजिस्टेंस को क्रॉस करके करंट को G में पहुंचना पड़ेगा, देखते हैं. 1 2 3. मतलब ये जो करंट जाएगा उसको 3 रेजिस्टेंस का अपोजिशन फील होगा. 1 2 3. अब सपोज के ये ब्रांच में जाता है करंट और उसको पहुंचाना है G तक, तो 1 2 3 या फिर 1 2 3. मतलब यहाँ पे भी उसको 3 रेजिस्टेंस में से पास होना पड़ेगा. और इफ द करंट गोज टू द AE ब्रांच, तो देखो आप, तो वहां पे भी 1 2 3. मतलब कोई भी ब्रांच ले लो, जो करंट A में से एंटर हो रहा है उसको G तक पहुंचाने के लिए सारे ब्रांचेस सेम बिहेव करते हैं. मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ कि वो तीनों ब्रांच आइडेंटिकल कंसीडर कर सकते हैं. मतलब ऐसा हुआ कि करंट विल बी इक्वली डिवाइडेड इन ऑल द 3 ब्रांचेस. तो बताओ मुझे कितना कितना करंट डिवाइड हो जाएगा AB ब्रांच, AD ब्रांच एंड AE ब्रांच में? करंट I 1/3. हाँ, तो इन ऑल द 3 ब्रांच as the branches behaving as similar way, so current will be equally divided in amongst all the 3 branches. चलो, मतलब ये तीनों ब्रांच में I/3 करंट होगा. अब यहाँ पे पॉइंट जंक्शन B को कंसीडर करो. तो अब जो I/3 करंट आ रहा है जंक्शन B में, उसको कितने पार्ट में डिवाइड होना है? 2 पार्ट में. बट क्या ये दोनों पार्ट सिमिलर है? लेट अस चेक इट आउट. तो अब सोचो फ्रेंड्स, ये करंट I/3 B में आ रहा है और उसको B में आने के बाद पहुंचाना तो है G पर ही, हमको पहुंचाना है यहाँ पे G पे ही. तो वापस से ये दोनों ब्रांच कंसीडर करते हैं. तो करंट विल नीड टू करंट विल पास हाउ मेनी रेजिस्टेंस. तो अगर ये BC ब्रांच देखते हैं तो 1 2, और अगर BE ब्रांच BF ब्रांच देखते हैं तो वहां पे भी 1 2 1 2 1 2. मतलब क्या हुआ कि दोनों जो ब्रांचेस है वो आइडेंटिकल बिहेव करती है, तो इक्वली करंट डिवाइड होना पड़ेगा वहां पे भी. तो कोई मुझे बताएगा हाउ मच द करंट विल डिवाइडेड इनटू BC एंड BF? 1/6. या I/3 का हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I/6 I/6. तो ये दोनों जगह पे I/6 करंट डिवाइड हो जाएगा. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? ये दोनों ब्रांचेस में इक्वली डिवाइड होगा, मतलब कितना कितना होगा? तो बोले I/6 होगा. चलो कंसीडर द जंक्शन D. अगर D जंक्शन को कंसीडर करो,
तो वहां पे I/3 आ रहा है और उसमें उसको भी 2 ब्रांच में डिवाइड होना है और उसको पहुंचाना है G तक, पहुंचाना तो है G तक ही पहुंचाना है। तो वापस से 1 2 1 2, मतलब ये दोनों ब्रांच वापस से आइडेंटिकल हो गया। तो टेल मी हाउ मच द करंट विल फ्लो फ्रॉम बोथ द DC एंड द DH ब्रांच। बताओ फ्रेंड्स, ये DC ब्रांच एंड DH ब्रांच में कितना कितना करंट जाएगा? I/12 I/, अरे I/3 है, I/3। हाँ I/6 I/6। तो I/6 current will flow from the both the branches. Now consider the junction E here. Consider the junction E. I/3 is entering and it need to be divided into 2 branches और उसको पहुंचाना है G पर। तो उसमें भी कितने पाथ लगेंगे? 1 2 1 2 1 2 1 2, कितना जाएगा? नाटक। तो वापस से यहाँ पे इक्वली डिवाइड होना पड़ेगा। तो वापस से I/6 नाउ लुक एट द जंक्शन H। अब H जंक्शन देखो तो यहाँ पे नीचे से देखो I/6 आ रहा है, नीचे से I/6 आ रहा है H जंक्शन पे एंड यहाँ से भी I/6 आ रहा है। तो कोई मुझे बताएगा I/6 एंड I/6 आर एंटरिंग इन द जंक्शन H, तो हाउ मच I/3 कितना करंटली होगा? I/3। नाउ लुक एट द जंक्शन F। लुक एट द जंक्शन F, वहां पे भी I/6 आ रहा है, ये रहा देखो I/6 एंटर हुआ, नीचे से भी I/6 एंटर हुआ। तो I/6 एंटर हुआ तो कितना बाहर निकलेगा? I/3 I/6 मिला दो तो I/3 हो जाएगा। एंड लुक एट द जंक्शन C। अब C जंक्शन देखो तो I/6 एंटरिंग, I/6 एंटरिंग, I/6 आ रहा है, I/6 आ रहा है, तो कितना लीव होगा वहां से? I/3 लीव होगा। अब यहाँ पे देखो लुक एट द जंक्शन G, I/3 I/3 I/3, तो कितना वापस आएगा? I। तो मतलब बैटरी में से जितना करंट बाहर निकला था उतना ही वापस आ गया। मतलब कि हमने यहाँ पे जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो गलत नहीं है, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज अप्लाई हो रहा है, किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई हो रहा है, जितना करंट बैटरी में से बाहर निकला था उतना वापस आ गया। तो फ्रेंड्स ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट अलॉन्ग विद द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज शोन इन द फिगर। चलो यहां तक समझ में आया आपको? अब हम किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई Yes करेंगे। sir। हमारा अल्टीमेटली टारगेट तो पता है ना, अल्टीमेटली टारगेट हमारा क्या है? वी वांट टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द point A and point G, that is our ultimate target. So applying the Kirchhoff's law, applying Kirchhoff's second law for a loop A E H G EMF A, तो हमने ये लूप कंसिडर किया है। देखो दिस इज आवर लूप फ्रॉम A to E, E to H, H to G, G से EMF तक और EMF से वापस से A पे वापस आएंगे। सो दिस इज आवर क्लोज्ड लूप। चलो अप्लाइंग द Kirchhoff सेकंड लॉ फॉर द क्लोज्ड लूप A E H G EMF A, तो Kirchhoff's लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मुझे बताओ Kirchhoff's लॉ अप्लाई करना है, Kirchhoff's लॉ बताए ना फ्रेंड्स, इक्वल्स टू के एक साइड IR वाले टर्म्स, दूसरे साइड EMF वाले टर्म्स। अगर करंट के डायरेक्शन में है तो IR नेगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो IR पॉजिटिव। अगर बैटरी का नेगेटिव पोल पहले आता है तो नेगेटिव लिखना है, राइट साइड लिखते हो तो, अगर पॉजिटिव पहले आता है तो पॉजिटिव लिखना है। चलो A to E, कशिश है वहां पे? कशिश इज देयर? हाँ सर। क्या आप Kirchhoff सेकंड लॉ अप्लाई कर पाओगे? हाँ सर, एक चलो मिनट। A to E, A to E, वी आर विद द करंट। A to E में हम करंट के साथ ही है। -I3, Assuming that the resistance of each branch is assumed to be a R, तो माइनस IR यहाँ पे I/3 इंटू R होगा। चलो A to E का खत्म हुआ, अब E to H,
E2H क्या होगा? माइनस I बाय 6R। ओके, तो माइनस आई बाई 3R माइनस आई बाई 6R। चलो अब E2H खत्म, H2G। H2G माइनस I बाय 3R। Okay, once again we are with the current. Once again we are with the current. So once again minus I by 3R. चलो अब EMF, अब G से हमको जाना है बैटरी तक। तो ये तो सारे कंडक्टिंग ब्रांचेस है, ये वायर कंडक्टिंग है, वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो नो रेजिस्टेंस नो रेजिस्टेंस नो रेजिस्टेंस। नेगेटिव कम्स फर्स्ट, बैटरी का नेगेटिव पहले आया, तो इक्वल के राइट साइड आपको नेगेटिव EMF लिखना नेगेटिव। है। हाँ। कुछ भी नहीं खत्म। क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? हाँ सर। ये किरचॉफ लॉ मैंने अप्लाई करवाया, ये समझ में आया आपको? हाँ सर। तो ये हो जाएगा माइनस आई बाई 3 माइनस आई बाई 6 माइनस आई बाई 3, तो ये हो जाएगा माइनस इसको 5/6 कह सकते हैं, माइनस 5/6 IR इज इक्वल टू माइनस EMF। सो ये हो जाएगा 5/6 I इंटू R इज इक्वल टू EMF, इक्वेशन नंबर A। और इक्वेशन नंबर 1, चलो तो हमने किरचॉफ लॉ अप्लाई किया, उसके द्वारा हमको ये पता चला कि 5/6 इंटू IR इज इक्वल टू EMF, इक्वेशन नंबर 1। Now let us assume effective resistance between A and G is a R effective. Then circuit can be drawn as below. तो अब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि पॉइंट A एंड पॉइंट G के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इफेक्टिव है। तो वो जो पूरा नेटवर्क है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, पूरा नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओनली अ सिंगल रेजिस्टेंस। अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि A एंड G के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस R है, तो हम ये पूरे नेटवर्क को वो इफेक्टिव रेजिस्ट के द्वारा, उसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया R इफेक्टिव के द्वारा, तो पूरा नेटवर्क कैंसिल हो जाएगा और उसको रिप्लेस कर दिया R इफेक्टिव। और बाकी का जो सर्किट है वो तो एज इट इज रहेगा, उसी को तो इफेक्टिव बोलते हैं ना। बाकी का जो सर्किट है वो एज इट इज रहेगा, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द इफेक्टिव। तो अगर पहले बैटरी में से करंट I बाहर निकल रहा था, तो अभी भी I ही बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज मैंने सर्किट को खुद के ही इफेक्टिव रेजिस्टेंस के द्वारा रिप्लेस किया हुआ है। तो मतलब कि सर्किट में दूसरे कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो पहले करंट I था, तो अभी भी करंट I ही होगा सर्किट में। तो अब यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करो। नाउ अप्लाइंग KSL for this circuit। तो अब अगर आप KSL अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा माइनस IR इफेक्टिव इज इक्वल टू माइनस EMF। अगर अब आप यहाँ पे KSL अप्लाई करोगे ये लूप के अंदर ऐसे, तो यू विल फाइंड माइनस IR इफेक्टिव इज इक्वल टू माइनस EMF। तो मतलब ये हुआ कि EMF इज इक्वल टू IR इफेक्टिव, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों के एक साइड तो EMF ही है, तो दूसरा साइड अगर कंपेयर करते हैं तो IR इफेक्टिव इज इक्वल टू 5/6 इंटू IR। तो फ्रेंड्स I गेट कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से I कैंसिल हो जाएगा, तो I गेट कैंसल्ड फ्रॉम बोथ द साइड। तो अगर R इफेक्टिव को सब्जेक्ट को इक्वेशन आप बनाते हो तो आपको मिल जाएगा 5/6 इंटू R। और यहाँ पे हाँ, तो फिर आपको ये जो इक्वेशन है वो आपको एज ए शॉर्टकट याद रखना है
कि अगर कोई क्यूब दिया हुआ है आपको और उसके डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन दैट डायगोनली अपोजिट पॉइंट? 5/6R. Here we had provided the resistance of each branch is 1 ohm. Here we had provided that the resistance of each branch is 1 ohm. So finally, in this particular case, in this particular question, the R effective will be equals to 5/6 ohm. तो क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? Is that clear to you, friends? Yes, sir. Okay. सपोज यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी पूछा था, ऐसा भी पूछा हुआ है कि करंट फ्रॉम ईच ब्रांच, ऐसा भी पूछा है। तो पहले बैटरी में से कितना करंट बाहर आता है वो देख लेते हैं। करंट फ्रॉम अ बैटरी तो सबसे पहले बैटरी में से कितना करंट बाहर आता है पहले वो देख लेते हैं। तो करंट फ्रॉम अ बैटरी I is equals to, from the equation number 2, from equation number 1 or 2, from equation number 1 or 2, you can say 5/6 IR is equals to EMF. R का वैल्यू तो 1 है, तो I is equals to, I can say 6E upon 5 because R is 1. अब हर एक ब्रांच का करंट मुझे फाइंड करना है। तो करंट फ्रॉम ब्रांचेस, देखो AB ब्रांच देख लो या AD ब्रांच देख लो, AB AD, तो AD ब्रांच, AB ब्रांच, AE ब्रांच और HG ब्रांच, FG ब्रांच एंड CG ब्रांच। तो ये जो 6 ब्रांचेस है उसका जो करंट है वो I/3 है, मतलब ये जो I है by 3 करना पड़ेगा, तो by 3 करोगे तो आपको मिलेगा 2 EMF/5। एंड सिमिलरली करंट फ्रॉम ब्रांचेस, चलो आप कौन से ब्रांच सोचेंगे हम, बताओ मुझे। DC ब्रांच, DH ब्रांच, फिर BC ब्रांच, BF ब्रांच, BC BF एंड EF एंड EH, EF and EH branch is equals to I/6. I/6 का मतलब होगा EMF/5. So this is the answer for the current of each branches. तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ऐसा भी पूछा था कि हर एक ब्रांच का करंट फाइंड करना है, तो मैंने हर एक ब्रांच का करंट भी फाइंड कर दिया। तो क्या फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Is this understood friends? इसका स्क्रीन Yes, sir. आपको दे रहा हूँ व्हाट्सएप के द्वारा। तो फ्रेंड्स थोड़ा मेथड मैंने अलग, वहां पे जो मेथड है उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन पूरा हटा दिया है और सिंपल कर दिया है। तो ये मुझे हर एक ब्रांच का करंट भी मिल गया एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो फ्रेंड्स आपको ये पता चला कि अगर कोई नेटवर्क बहुत ही मतलब ऐसा है कि हम इसको सीरीज पैरेलल या व्हीटस्टोन ब्रिज से सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना है कि आपको जिस दो पॉइंट पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसके साथ बैटरी को कनेक्ट करना है और उसका बैटरी को लेके बैटरी लूप में बैटरी आ जाए, ऐसे एक बार किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। करंट को प्रॉपर डिवाइड करने के बाद आपको किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करना है, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा। फिर आपको क्या करना है कि उसी नेटवर्क को आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है।
और वापस से एक बार किरचॉफ लॉ अप्लाई करना है, और दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर कर देखो तो आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा. So this is the method to find the effective resistance by the help of the Kirchhoff second law. तो आया फ्रेंड्स, एक ये और एक मेथड है इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने का. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्या ये समझ में आया? સર हाँ बोलो. સર આપણે તમે કીધું આર ઇફેક્ટિવ એટલે 5/6 આર શોર્ટકટ છે, તો हाँ. એ તો ખાલી આઈ કરંટ માટે જ હશે ને? અગર 2i કે 4 અલગ અલગ કરંટ લઈએ તો અલગ આવશે ને? नहीं, देखो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क इज नॉट डिपेंड ऑन द करंट. वो करंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो तो नेटवर्क का रेजिस्टेंस है, उसको करंट के साथ कोई लेना देना ही नहीं है. तो अगर आप यहाँ पे करंट बैटरी में से अगर करंट देखो, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने बैटरी में से कितना करंट अज्यूम किया है? बैटरी में से कितना करंट अज्यूम किया हुआ है? આઈ. ओके. तो यहाँ पे मैंने बैटरी में से करंट आई अज्यूम किया हुआ है, बट अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, जो वहां पे बुक में सॉल्व किया है, उसमें बैटरी में से करंट अज्यूम किया हुआ है. देखो कितना अज्यूम किया बैटरी में से, देखो तो आप देख लो तो कितना करंट अज्यूम किया हुआ है बैटरी में से. अच्छा, यहाँ पे दोनों अलग अलग सर्किट दिया हुआ है. यहाँ पे तो I/6 ही है, बट यहाँ पे दिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है. लुक एट दिस फिगर. तो बैटरी में से कितना करंट को बाहर निकाल लिया है? 3i. 3i. तो भी चाहे आप I ले लो या चाहे आप CI ले लो, आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा, कोई भी ले लो, तो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा वो 5/6 ओहम ही मिलेगा, चाहे कोई भी कर लो. इज दैट क्लियर? યસ સર. और यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज मुझे दिया हुआ है 10 वोल्ट है. बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट दिया हुआ है, तो लेट मी कंसीडर दैट वोल्टेज 10 वोल्ट. तो यहाँ पे बैटरी का अगर वोल्टेज हम 10 वोल्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पे करंट फ्रॉम द बैटरी है ना, वो हो जाएगा करंट फ्रॉम द बैटरी विल बी, बैटरी का जो करंट है वो हो जाएगा 6 EMF बाई 5, बट बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो 10 डिवाइड बाई 5 जो है वो 2, तो मतलब 12 एम्पियर हो जाएगा. तो करंट फ्रॉम द बैटरी विल बी इक्वल्स टू 12 एम्पियर. चलो, बैटरी का करंट 12 एम्पियर मिल गया, तो उसका मतलब ऐसा हुआ, करंट फ्रॉम द बैटरी इज 12 एम्पियर. ओके. तो यहाँ पे I/3 का जो वैल्यू रहेगा, तो I/3 मतलब 12/3 मतलब हो जाएगा, उसका हो जाएगा 12/3 मतलब हो जाएगा 4 एम्पियर, एंड I/6 हो जाएगा 12/6 का मतलब हो जाएगा I/6 मतलब 12/6 हो जाएगा 2 एम्पियर. तो दैट इज द फाइनल आंसर. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. अब आपका एक क्वेश्चन ऐसा था कि भाई अगर हम करंट को अलग लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा. देखो, रेजिस्टेंस जो है वो नेटवर्क का प्रॉपर्टी है, उसको करंट के साथ कोई लेना देना नहीं है. ये बैटरी एंड करंट तो हमने इसलिए अज्यूम किया सो दैट वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो वो तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने करंट का अज्यूम किया हुआ है. इज दैट क्लियर? યસ સર. देखो, अब मैं आपको एक और मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये JEE के अंदर मुझे सिखाना था, बट आज स्टार्ट किया है तो उसको खत्म ही करते हैं. मैंने एक और मेथड बताया था आपको, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक मेथड है इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, ऐसा मैंने लिखा था लास्ट में, अगर आपको याद हो तो. तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कैन बी ट्रीटेड एज अ सेम पॉइंट्स. इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स कैन बी ट्रीटेड एज अ सेम पॉइंट्स. तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक अच्छा मेथड, बहुत ही मजा आने वाला है आपको, मजा आ जाएगा आपको. ऐसा एक मेथड मैं आपको दिखा रहा हूं अभी. तो मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट, तो अभी मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो उसमें आपको किरचॉफ लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसी नेटवर्क को मैं देख लेता, इसी नेटवर्क को आप देख लो. चलो, ये आपको फाइंड करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये नेटवर्क का. तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिसका पोटेंशियल सेम होगा वो आपको फाइंड करना है.
पोटेंशियल कौन कौन से पॉइंट ऐसे है कि जिसका पोटेंशियल सेम है? तो देखो, अगर आप यहाँ पे पॉइंट ए पे आप हो, चलो पॉइंट ए पे आप हो, तो पॉइंट ए से बी पे जाते हो, या पॉइंट ए से डी पे जाते हो, या पॉइंट ए से आप ई पे जाते हो, तो ये जो बी डी एंड ई जब पहुंचोगे तो सेम पोटेंशियल डिक्रीज होगा इन ऑल द थ्री साइड. द पोटेंशियल इज डिक्रीज बाय potential will be decreased by the same amount, that is I R by 3, I by 3 into R. तो मतलब मैं ऐसा बोलता हूं कि पॉइंट बी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई, ये तीनों जगह पे पोटेंशियल सेम हो गए. क्यों सेम हो गए? बिकॉज हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो चाहे ए बी साइड जाए, या चाहे ए टू डी जाए, या चाहे ए टू ई जाए, तो तीनों जगह पे इक्वल पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप इक्वल हो रहा है. तो मतलब बी डी एंड ई का पोटेंशियल सेम होगा. तो हम बी डी एंड ई को हम साथ में रख सकते हैं. अब मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट इज द मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट. तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले पॉइंट ए को यहाँ पे अलग से लिखा, पॉइंट ए को मैंने यहाँ पे अलग से बताया. अब मैं क्या कर सकता हूं, तो ये रहा पॉइंट ए. अब मैं पॉइंट बी सी एंड डी को एक साथ रख सकता हूं. चलो अब कौन कौन से पॉइंट देखो, और कोई मुझे बताएगा? चलो ये 10 पॉइंट तो इक्विपोटेंशियल है. अब कौन कौन से पॉइंट इक्विपोटेंशियल है अपार्ट फ्रॉम दैट? कोई बताएगा? अब कौन से पॉइंट इक्विपोटेंशियल? H F C. वेरी गुड. H, F एंड C, ऑल these 3 points are also equipotential, बिकॉज आप E से स्टार्ट करके H तक पहुंचते हो. तो सपोज के अज्यूम करो कि यहाँ पे पोटेंशियल X है, ये सारे जगह पे पोटेंशियल अज्यूम करते हैं कि X है. तो X से स्टार्ट करके H पे पहुंचते हो, तो डिक्रीमेंट सेम मिलेगा, -I/6R. फिर F पे जाते हो तो भी वही मिलेगा, -I/6R. और चाहे आप C पे जाते हो तो भी वो सेम ही मिलेगा. मतलब x माइनस I/6R. मतलब फिगर को देख के सोच के आपको समझना है कि कौन कौन से पॉइंट इक्विपोटेंशियल है. तो पहले तो ये पता चल गया कि A से स्टार्ट करके ये 3 जगह पे इक्वल डिवाइड होगा, मतलब ये इक्वली पोटेंशियल ड्रॉप होगा. फिर ये जो H है, F है एंड C है, ये तीनों भी हम इक्विपोटेंशियल कंसीडर कर सकते हैं. तो H, F एंड C मैंने साथ में बताया, और फिर यहाँ पे मैंने G को बता दिया. अब देखो, ये जो A एंड B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, इसको मैं रेजिस्टेंस नंबर, ये ग्रीन कलर से करते हैं, ग्रीन कलर देते हैं हम. तो ये रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, रेजिस्टेंस नंबर 6 7 8 9, अच्छा एक मिनट, या 4 5 6 4 5 6 7 8 9, या 10 11 एंड 12. तो 12 ब्रांचेस का रेजिस्टेंस है. अब देखो ए एंड बी के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो ए एंड बी का जो रेजिस्टेंस है वो ए एंड बी के बीच में बताना पड़ेगा मुझे. तो ये 1 आ गया. अब 2 कहाँ पे है? ए एंड डी के बीच में, तो ए एंड डी के बीच में 2 लगा दिया मैंने. अब 3 कहाँ पे? ए एंड ई पे, तो ए एंड ई पे 3 जो है वो ए एंड ई पे है. तो वैसे बी डी एंड ई यहाँ पे गलत लिख दिया है मैंने. कौन से 3 पॉइंट इक्विपोटेंशियल है? पहले बी डी एंड ई वाज द इक्विपोटेंशियल. तो बी डी एंड ई को इक्विपोटेंशियल किया था. तो अब तीसरा कहाँ पे? तो बी एंड ए एंड ई पे है, तो वो बता दिया मैंने यहाँ पे. चलो अब बी डी एंड ई, तो बी डी एंड ई, तो ए एंड बी के बीच में 1 है, ए एंड डी के बीच में 1 है, 2 है, एंड ए एंड ई के बीच में 1 रेजिस्टेंस है. चलो अब मुझे बताओ फोर्थ रेजिस्टेंस कहाँ पे है? फोर्थ किसके बीच में है? फोर्थ डी एंड एच के बीच में है. तो डी एंड एच के बीच में एक फोर्थ रेजिस्टेंस आ गया. फिफ्थ कहाँ पे है?
डी एंड सी के बीच में, तो डी एंड सी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, चलो ये बता दिया, फिफ्थ आ गया। 6 कहाँ पे है? 6 है D and C. बीच में, तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे एच है, तो एक रेजिस्टेंस 6 जो रेजिस्टेंस है वो मुझे यहाँ पे 6 रेजिस्टेंस मैंने बताया, 6 1 इज इन बिटवीन द 6 1 इज इन बिटवीन द ई एंड एच, 7th वन इज बिटवीन द ई एंड एफ, तो ई यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में और एक रेजिस्टेंस है। चलो एथ वन इज बिटवीन द एफ एंड जी, तो एफ यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, तो एथ वन यहाँ पे है। 9th वन इज इन बिटवीन द, 9th कहाँ पे है? 9th कहाँ पे चला गया? સર તમે 8 ને 9 લખ્યું છે, हाँ એટલે 9 ને 8 લખ્યું છે. ओके, 9 यहाँ पे है, तो 8th वन इज बिटवीन द एच एंड एफ, तो एच एंड एफ के बीच में, एच एंड जी के बीच में 8 है, तो एच एंड जी के बीच में 8 आ गया। अब 9 जो है वो एफ एंड जी के बीच में है, तो एफ एंड जी के बीच में 9 लगा दिया। चलो 10th वन इज बिटवीन द सी एंड जी, तो सी एंड जी के बीच में मैंने लगा दिया एक और रेजिस्टेंस। अब कौन सा बचा? 10 बचा, तो 11 एंड 12 रिमेनिंग। 11 कहाँ पे है? ये रहा 11, बी एंड सी के बीच में, तो बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक 11th रेजिस्टेंस लगा दिया। और 12 कहाँ पे है? अब बी एंड एफ के बीच में, तो बी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स ये हो गया R/3, ये हो गया R/6 एंड ये हो गया R/3। तो A एंड G के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा R/6 प्लस R/3 प्लस R/3। तो क्या होगा फ्रेंड्स, बोलो? तो आ गया आंसर फ्रेंड्स, देखो वैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको JEE में सिखाने वाला हूँ, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट वाले। आपको इसमें समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। JEE में ऐसे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वी कैन सॉल्व वेरी इजीली। देखो 5/6R वापस से आ गया, तो ये इक्वी पोटेंशियल मेथड से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये टाइप के बड़े नेटवर्क। तो JEE में उसका ज्यादा डिस्कशन होगा, तो यहाँ पे अभी इसको खत्म करते हैं। लेट अस गेट बैक टू द न्यू क्वेश्चन। સર हाँ बोलो। સર મને પેલું સેલ વાળું ખબર ના પડી, કોઈ Cell એક कौन सा? સેલ નું પોટેન્શિયલ ઊંધું કરી નાખીએ તો બે સેલ ના EMF કેન્સલ આઉટ થઈ જાય, બટ સર વચ્ચેથી કનેક્શન તૂટી ગયો ને, કરંટ ફ્લો કીધા થાય, કારણ કે વોલ્ટેજ ડિફરન્સ જ નહીં રહે, પોઝિટિવ પોલ જોડે કનેક્ટ થાય તો. ओके, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो आप? સર એટલે મેં તમને એક ડાઉટ નતો હા. વોટ્સએપમાં કર્યો. ओके, સર તો એમાં મને તોય હજુ ખબર ના પડે, કારણ કે પોઝિટિવ પોલ આપણે કનેક્ટ કરીએ તો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ જ નહીં રહે, પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ નહીં રહે તો કરંટ પાસ જ નહીં થાય. जस्ट अ मिनट। ओके, तो मैं बताऊँ आप क्या बोल रहे हो। आपको, आप 2 सेल की बात कर रहे हो कि n नंबर ऑफ सेल की बात कर रहे हो? पहले तो ये बताओ। એન નંબર ઓફ. तो करंट क्यों पास नहीं होगा? डेफिनेटली पास होगा। સર એક વાર બતાવી દો ને, આમ ફિગર ડ્રો કરી ओके, તો થોડુંક તમને કહી દો, એટલે ક્વેશ્ચન. हाँ ओके, સર કારણ કે મેં જે ઘરે જે ટોર્ચ બેટરી છે ને એમાં ટ્રાય કર્યું હતું, તો ટોર્ચ ચાલુ જ નથી થતી.
ત્રણ સેલ છે એમાં મેં એક સેલ ઊંધો મૂકી દીધો હતો પણ કરંટ પાસ જ નહીં થતો. करंट तो पास होगा, बट आपका जो डिवाइस होगा ना, उसका कोई भी डिवाइस होता है तो उसके अंदर कुछ करंट पास होने के बाद वो काम करना स्टार्ट होता है, तो वो सफिशिएंट करंट नहीं होगा. तो अगर ऐसे करते हो आप, तो अब क्या करंट, कितना करंट पास होगा देखो. तो ऑब्वियस. मारा हाँ, मेरे ख्याल से तो होगा ही नहीं सर. अरे ये हो गया ना 2E/R. तो बस प्रैक्टिकली प्रूव किधर करो. हाँ, तो थियोरेटिकली का तो प्रैक्टिकली प्रूव करना है तो मैं एक काम कहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया था? सर टॉर्च बैटरी पे हाँ, कितने बैटरी थे? 3. अब आप एक काम करना, एक और बैटरी लगा देना, 4 बैटरी का यूज करना, 4. हाँ सर. तो 4 बैटरी का यूज करोगे ना आप, तो आपको क्या करना है कि ये आपका बैटरी है, तो उसको पहले आपको कनेक्ट करना है हेल्पिंग कंडीशन में, ऐसे कनेक्ट करना है. और जो ये आपका टॉर्च है उसका कुछ लाइट मिलेगा आपको. और अगर आप एक बैटरी को उल्टा कर देते हो और फिर वापस से ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको वापस से लाइट मिलेगा, बट आपका जो लाइट होगा वो बहुत ही कम आएगा. तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, बट आपका प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि 3 बैटरी में से अगर आपने एक उल्टा किया तो इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में एक ही बैटरी हो जाएगा, तो वो सफिशिएंट नहीं होगा वो बल्ब को चालू कर सके. इतना सफिशिएंट नहीं, उसका करंट इतना सफिशिएंट नहीं होगा. ओके, तो आप एक काम करना, 2 और बैटरी ले आना, 5 बैटरी का यूज करना. तो पहले 5 बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करो और चालू करो बल्ब को, एंड फिर एक उल्टा कर देना तो भी स्टार्ट होगा ही होगा. ओके. ओके सर. तो ये हो गया आपका डाउट सॉल्व. अब करेंगे, आगे बढ़ते हैं. ओके. सर मतलब हर एक डिवाइस का एक पर्टिकुलर वोल्टेज होता है कि उतना होना चाहिए. हाँ, मतलब देखो, हर एक, हाँ ऑब्वियसली होता है. कुछ करंट से ज्यादा करंट पास होगा तभी वो वर्क करना स्टार्ट होगा. हर एक डिवाइस का ऐसा कुछ ना कुछ होता है. ओके, हमने अभी या विच मीटर ब्रिज हमने कंप्लीट किया, बाकी है. फ्रेंड्स, हमने मीटर ब्रिज डिस्कस कर लिया. हो गया. हो गया. ओके. और ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7th वी है डिस्कस, राइट? यस सर. और 8th क्या है कि बाकी है? 8th क्या है कि बाकी है? बाकी है. तो फ्रेंड्स, किसी ने मुझे लास्ट लेक्चर में पूछा था कि अगर विटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड हो तो क्या, अगर विटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड हो तो क्या. तो मैंने बताया था कि तो फिर बहुत लंबी कहानी है, तो फिर बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा. तो यही क्वेश्चन है कि द 4 आर्म्स ऑफ अ विटस्टोन ब्रिज फिगर हैव अ फॉलोइंग रेजिस्टेंसेस 100, 10, 5 एंड 60. तो ऊपर के दो का रेशियो क्या मिलता है? देखो, तो ऊपर के दो का रेशियो क्या मिलता है? 10 10. नीचे के दो का रेशियो और 12 12. तो क्या ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? अनबैलेंस. तो वही तो क्वेश्चन है. तो ये अनबैलेंस्ड विटस्टोन ब्रिज है. तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि जो मिडल की ब्रांच है, जो दूसरे मिडल की जो ब्रांच है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है. और मैं इसमें और एक ऐड कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है. मिडल ब्रांच का, मुझे मिडल ब्रांच का करंट भी फाइंड करना है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है. तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो ये अनबैलेंस्ड विटस्टोन ब्रिज है, उसको मुझे सॉल्व करना है. तो कर सकते हैं, बहुत लंबी कहानी होगी. अब बहुत लंबी कहानी होगी, तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम. So just waiting for the Word file to be open. Yeah. Okay.
क्या आपके मोबाइल में ये फिगर दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके फाइन। तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर आपको फाइंड करना है कि कितना मिडिल ब्रांच में करंट फ्लो होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो अज्यूम करते हैं कि बैटरी में से आई करंट, बैटरी में से जो करंट है वो आई बाहर निकल रहा है, अज्यूमिंग दैट द करंट फ्रॉम द बैटरी इज आई। चलो, तो अब यहां तक तो जंक्शन ए तक तो पहुंच गया, तो जंक्शन ए तक करंट आई पहुंच गया। क्या यही मेथड से करना है कि अलग मेथड से करना है? हम अलग मेथड से करेंगे, चलो हम जाएंगे अलग मेथड से। तो पूरा अलग, यहाँ पे करंट जो भी अज्यूम किया हुआ है उससे हम कुछ अलग करेंगे। अच्छा रहने देते हैं, I2 ही लेते हैं, चलो जो है वही वही रहने देते हैं, जो है वही। ओके, तो इस ब्रांच में मैंने करंट I1 अज्यूम किया और दूसरे ब्रांच में मैंने I2 अज्यूम किया। ओके, और यहाँ पे I1 आया तो मैंने अज्यूम किया कि नीचे IG गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा? I1 से IG नीचे चला गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा? I1 माइनस IG। ऑब्वियसली I1 माइनस IG। और यहाँ पे I2 एंटर हो रहा है IG एंटर हो रहा है, तो कितना बाहर निकलेगा? I2 प्लस IG। I2 प्लस IG। और यहाँ पे वापस से दोनों को ऐड करो, I2 प्लस IG, I1 माइनस IG, तो कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। एंड ऑब्वियसली I1 प्लस I2 वॉज इक्वल्स टू I, बिकॉज यहाँ पे I में से ही डिवीजन हुआ था, I में से ही I1 प्लस I2 डिवीजन हुआ था, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 कंबाइंड हो जाएगा, तो I वापस आ जाएगा। क्या फ्रेंड्स, ये करंट के डिवीजन आपको समझ में आया? यस सर। ओके, अब स्टार्ट कर देंगे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना। अब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे हम। ओके, हमारा टारगेट क्या है? वी वांट टू फाइंड द करंट फ्रॉम द मिडिल ब्रांच, दैट इज IG। वी वांट टू फाइंड IG को फाइंड करना है, और अपार्ट फ्रॉम द IG वी आल्सो वांट्स टू फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस एज वेल। मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है। चलो, अप्लाइंग द किरचॉफ्स लॉ, KSL for a loop ABDA, ABDA। चलो A to B, B to D, D to A। चलो A to B विद द करंट, तो क्या होगा? माइनस 100 I। 100I1 भैया। A to B खत्म, B to D। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस 15 ओम दिया हुआ है, तो -15 इंटू IG। A to B खत्म, B to D खत्म, अब D to A, तो D to A में हमें अपोजिट टू द करंट हूँ, तो अपोजिट टू द करंट मतलब प्लस हो जाएगा, +60I2। और ये जो लूप है ना, वहां पे कोई बैटरी नहीं है, तो वहां पे कोई बैटरी नहीं मतलब इक्वल्स टू 0 होगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो फाइनली इसको मैं अभी 5 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो -20I1 -3IG प्लस 5 से डिवाइड करते तो ये हो जाएगा 12, तो 12I2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। चलो, ये मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर लूप BCDB। चलो, तो B to C, तो -10 इंटू I1 माइनस IG, C to D इन अगेंस्ट द करंट। इन अगेंस्ट द करंट का मतलब +5 इंटू I2 प्लस IG विद द करंट, एंड वंस अगेन विद द करंट, तो प्लस हो जाएगा 15 IG।
वापस से ये जो लूप है उसमें भी कोई बैटरी नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। तो इसका इफेक्टिव अगर सोचते हैं तो -10i1, बस i1 वाले एक ही टर्म है, तो -10i1 एज इट इज, फिर माइनस माइनस प्लस 10ig प्लस 5ig प्लस 15ig, तो ig वाला हो जाएगा प्लस 30ig, एंड i2 वाले हो जाएगा, i2 वाला एक ही है, प्लस 5i2 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा -2i1 प्लस 15ig प्लस i2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, i1, i2 एंड ig, सो वी हैव टू हैव द 3 इक्वेशन। और दूसरी बात, अभी तक मैंने बैटरी का तो यूज ही नहीं किया, ये जो बैटरी है उसका तो यूज ही नहीं किया। तो अब मैं अप्लाइंग करूंगा KSL, अप्लाइंग KSL फॉर अ लूप A B C EMF A, मतलब A to B, B to C, C to EMF, EMF to A, मतलब ये आउटर सर्किट का मैंने यूज किया, A B C EMF A। चलो A to B -100i1, B to C -i1 minus ig into 10। फिर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नेगेटिव कम्स फर्स्ट, तो इक्वल्स टू के राइट साइड -10 वोल्ट, कुछ भी नहीं है, खत्म। वापस से विद द करंट, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नेगेटिव कम्स फर्स्ट तो नेगेटिव, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये हो जाएगा -100i1 -10i1 -110i1 माइनस माइनस प्लस 10ig इज इक्वल टू -10। 10 से डिवाइड कर देते हैं और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो 11i1 माइनस ig इज इक्वल टू 1। 11i1 माइनस ig 10 से डिवाइड किया, माइनस कॉमन लिया, इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इन प्लेस ऑफ ig आई कैन राइट 11i1 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 का वैल्यू जो है ना, वो इक्वेशन 1 एंड 2 में आप प्लेस कर दो। इक्वेशन 3 का वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2 में आप प्लेस कर दोगे, तो दोनों इक्वेशन i1 एंड i2 के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आई रिपीट, इक्वेशन 3 का वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2 के अंदर आप प्लेस कर दो, तो दोनों इक्वेशन i1 एंड i2 के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मतलब आपके पास फिर 2 इक्वेशन हो गए एंड 2 वेरिएबल हो गए। तो वो दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ये आप करना बहुत लंबी मतलब प्रोसेस है। तो आपको i1 एंड i2 मिल जाएगा, और अगर आपको i1 एंड i2 मिल जाएगा तो आपको ig भी मिल जाएगा, बिकॉज ig इक्वल्स टू 11i1 माइनस 1, तो ig भी मिल जाएगा। तो वो सब करके ये तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूँ आपको क्या आंसर आ रहा है। मैं अभी आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो जो आएगा वो ये रहा। ओके, अब ये तीनों इक्वेशन को अगर देखेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये रहा। IG मिल रहा है 4.87 मिली एम्पियर, 4.87 मिली एम्पियर मिल रहा है। I1 मिल रहा है मतलब यहाँ पे IG फाइंड किया हुआ है, I1 I2 फाइंड नहीं किया हुआ है। ओके, तो मतलब आपको क्या करना है कि ये सारे इक्वेशन को सॉल्व करना है, और आपको फाइंड करना है IG फाइंड करना है। पहले आपको I1 एंड I2 मिल जाएगा, और उसके बाद आपको IG मिल जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसका कैलकुलेशन होगा, आप कैलकुलेटर को यूज करना पड़ेगा आपको। चलो अब मुझे कोई बताएगा अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो कैसे मिलेगा? कोई मुझे ये बताएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा?
कोई बताएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा? सर आई का आंसर निकाल के V/I कर देना सर। हाँ बोलो। तो सर आप आई का के I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ओके। तो ये आपको मिल गया। अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किटरी इज तो इक्वल 10/I। फॉर नेट नेट, यहाँ फॉर नेट रेजिस्टेंस आपको करंट मिलता है, तो करंट ये रेजिस्टेंस इक्वल्स टू E/I करना है आपको। तो E जो मिलेगा वो हाँ मतलब पर दिया हुआ है, और नेट करंट आपको जो मिल गया वो इसका वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो तो आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। तो अगर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो कैसे सोल्व करना है वो पता चला आपको? यस सर। उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा आपको पता चला? यस सर। तो फ्रेंड्स ये जो इसका जो कैलकुलेशन है वो तीनों इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो वो खुद आप ट्राई करना, ओके। तो ये क्वेश्चन मैं आधा छोड़ता हूँ आपके लिए, आप सॉल्व कर लेना, ओके। तो वंस अगेन गेटिंग बैक टू द ट्रैक, क्या फ्रेंड्स मैंने आपको मीटर ब्रिज समझाया है कि बाकी है? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज सर हो गया मीटर ब्रिज भी हो ही गया होगा। हो गया। अच्छा गुड। तो क्वेश्चन नंबर देखो, ये चैप्टर जो है ना उसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये जो सारे इलस्ट्रेशन है 5 से स्टार्ट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो सारे इलस्ट्रेशन बोर्ड के एग्जाम में एज ए 4 मार्क्स आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखो। इन अ मीटर ब्रिज as per the figure, the null point is obtained at the distance of 33.7 centimeter from the point A. If now a resistance of 12 ohm, अच्छा पहले केस वन पहले लेते हैं। आपको मीटर ब्रिज पता है ना फ्रेंड्स, ऊपर के 2 ब्रांच का रेशियो इज इक्वल टू नीचे के 2 ब्रांच का रेशियो। तो R अपॉन S इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। मीटर ब्रिज में वो R प्रोपोर्शनल टू L होता है, एंड आपको ये भी पता होगा कि L1 अपॉन L2 का मतलब हुआ L1 अपॉन 100 माइनस L2, L2 का मतलब 100 माइनस L2। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट वी कम टू नो दैट R अपॉन S इज इक्वल्स टू L1 जो दिया हुआ है वो क्या है 33.7 है, अपॉन 100 माइनस 33.7। 100 माइनस 33.7 क्या होगा? It will be 66.3. Is that clear, friends? Is it okay? Yes or no? यस सर। तो ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो केस नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। अब सेकंड स्टेटमेंट रीड करो क्या लिखा हुआ है। इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द S। अब ऐसा दिया हुआ है कि S के साथ, ये जो S रेजिस्टेंस है उसके साथ 12 ओम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। तो अब जो ये नल पॉइंट है वो 51.9 पे मिलता है। तो मुझे ये बताओ कि अब ऊपर के 2 ब्रांच का रेजिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा? अब ऊपर के 2 ब्रांचेस का रेशियो R तो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, बट नीचे हो जाएगा S डैश हो जाएगा, तो L1 डैश अपॉन L2 डैश। अब कोई मुझे बताएगा S डैश के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? 12 and S are connected in parallel. 12 and S are connected in parallel. तो S डैश के बदले क्या लिखना चाहिए मुझे? 12 into S अपॉन 12 प्लस S, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड L1 डैश मुझे दिया हुआ है 51.9, तो ऑब्वियसली L2 कितना होगा? L2 डैश 100 माइनस 51.9 कर दो तो 48.1 मिलेगा मुझे। तो इसका सिंप्लीफाई करते हैं, R अपॉन S इंटू 12 प्लस S डिवाइड बाई 12।
इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग। तो फ्रेंड्स अगर आप इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर लो, अगर आप इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर लो तो आर अपॉन एस कैंसिल हो जाएगा। और कैलकुलेशन का यूज करो तो ये जो पूरा इक्वेशन होगा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करोगे अगर आप, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 12 प्लस एस अपॉन 12 बचेगा। एंड राइट साइड में क्या बचेगा, 33.7 डिवाइड बाई 66.3 अपॉन 51.9 डिवाइड बाई 48.1। तो इसका पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको s मिल जाएगा, और इक्वेशन 1 में s का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको r भी मिल जाएगा। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्या ये कर सकते हो आप? यस सर। क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो वही मेथड है, देखो तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, विस्टन ब्रिज का क्वेश्चन था। ओके मुझे ये बताओ कि एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि बाकी है? फ्रेंड्स ये बताओ एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया है कि बाकी है? बाकी होगा शायद। पता नहीं सर। ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज, द स्टोरेज बैटरी ऑफ द कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन बाय द बैटरी। तो फ्रेंड्स हमको ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि अगर एक ही बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और अगर उसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम ये किर्चॉफ्स लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं अभी, और हमको वैसे भी पता है कि इन दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस व्हाट इज द करंट। तो आप ये इक्वेशन किर्चॉफ्स लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। अप्लाइंग द KSL फॉर दिस लूप, तो माइनस आई स्मॉल r इज इक्वल टू माइनस EMF, तो EMF इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, तो I इज इक्वल टू EMF अपॉन R प्लस आर। तो ये है इक्वेशन, हमको वैसे भी ये इक्वेशन पता है। तो अगर आपको मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है तो ऐसा करो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0 कर दो, कुछ कनेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, बैटरी के दोनों टर्मिनल को कंडक्टिंग वायर के साथ कनेक्ट कर दो, तो ये मैक्सिमम करंट जो होगा, तो मैक्सिमम करंट दैट कैन ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी इज इक्वल टू 12 बाई 0.4, मतलब 30 एम्पियर इज द आंसर। So maximum current drawn from the battery will be equal to 30 ampere. Is that clear to you? चलो अब दूसरा क्वेश्चन वैसा ही है कि 10 वोल्ट का बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, और वहां पे 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हमको वापस से ये इक्वेशन पता ही है, we already know this equation that I is equals to E upon R plus R. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में यही वापस से होगा, तो I का वैल्यू हमको पता है, EMF भी हमको पता है, I is known to us, EMF is known to us, and internal resistance also known to us. तो can I find the external resistance? क्या इसको सिंप्लीफाई करके एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मिल जाएगा? यस और नो? यस और नो? हाँ तो बोल दो फ्रेंड्स। एम आई ऑडिएबल टू यू? यस सर। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, बाकी सब दिया हुआ है, तो जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, गेट द आंसर। और दूसरी बात, मुझे वो वोल्टेज, आपको यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज भी फाइंड करना है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है और उसका वोल्टेज भी फाइंड करना है। तो वोल्टेज तो आपको मिल जाएगा ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना होता है, IR होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस कैन बी गिवन बाय IR। आई पता है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी अभी मिल गया मुझे, तो I इंटू R करो तो आपका टर्मिनल वो रेजिस्टेंस का टर्मिनल वोल्टेज भी मिल जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, सिंपल सी चीज है। 3 resistances are connected in the series
तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? तो ऑब्वियसली टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 + 2 + 3 मतलब 6 ओम होगा। अब क्वेश्चन ऐसा है कि वो सारा कॉम्बिनेशन 12 वोल्ट के बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो व्हाट इज द करंट फ्रॉम ईच, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ईच रेजिस्टेंस? तो अब एक काम करते हैं, सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? तो मुझे पता है कि भाई करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर प्लस आर। तो ईएमएफ जो है वो 12 वोल्ट है। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूरा मिला के कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस? इट विल बी 6 ओम। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, मतलब हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि आइडियल बैटरी है। तो आइडियल निगलिजिबल इंटर रेजिस्टेंस, ये रहा निगलिजिबल इंटर रेजिस्टेंस, इंटर रेजिस्टेंस 0 है, तो करंट हो जाएगा 2 एम्पियर। अब मुझे पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द 3 रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो करंट तो सीरीज में सारे रेजिस्टेंस में करंट तो सेम ही फ्लो होगा, करंट तो सारे में सेम फ्लो होगा ना। तो IR1 करे तो मुझे V1 मिल जाएगा, IR2 करे तो मुझे V2 मिल जाएगा, IR3 करूँ तो मुझे V3 मिल जाएगा। मतलब हर एक रेजिस्टेंस का मुझे पोटेंशियल ड्रॉप मिल सकता है ऐसे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेम टू सेम ही है, बट इन प्लेस ऑफ सीरीज इट इज करस्पॉन्डिंग टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स वही का वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि 3 रेजिस्टेंस 2, 4 and 5 ohm are connected in the parallel. What is the effective resistance? तो आप effective resistance कैसे फाइंड करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा आपको? तो 1/R, रेसिप्रोकल 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 कर दो, तो आपको उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब ऐसा दिया हुआ है कि ये तीनों रेजिस्टेंस जो है उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है 12 वोल्ट का, और मुझे हर एक रेजिस्टेंस का, मुझे यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस का करंट फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ये पैरेलल में है, तो कोई मुझे बताएगा पैरेलल में क्या सेम होता है? पैरेलल में क्या सेम होता है? वोल्टेज तो वोल्टेज, तो V I1 R1 इज इक्वल टू BV होगा, I2 R2 भी V होगा, एंड I3 R3 भी V होगा, और वो जो V का जो वैल्यू है वो 12 वोल्ट है। तो अब आपको I1 फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे? 12 डिवाइड बाय R1 करोगे। अब I2 फाइंड करना है तो क्या करोगे? 12 डिवाइड बाय R2 करोगे। और अगर आपको I3 फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? 12 डिवाइड बाय R3 करोगे। तो R1 R2 R3 दिया हुआ है, वोल्टेज आपको 12 लेना है सारे सबका, तो आपको सारे का करंट मिल जाएगा। और करंट फ्रॉम द बैटरी पूछा, अगर करंट फ्रॉम द बैटरी पूछा हुआ है तो आप एक काम करो कि बैटरी का करंट अगर फाइंड करना है तो आपको I1 + I2 + I3 कर दो, तो आपको बैटरी का करंट भी मिल जाएगा। तो ऐसा भी पूछा कि व्हाट इज द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो I1 + I2 + I3 कर दो, तो टोटल करंट बैटरी का मिल जाएगा। तो क्या ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ कैलकुलेट करना? देखो सेम मेथड ही है। इज इट ओके? इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या Yes, ये sir. मैं होमवर्क में दे सकता हूँ? यस तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर मैं यहाँ पे अभी फिनिश करने वाला हूँ। फ्रेंड्स आप एग्जाम के पेपर्स को आपको कंपलसरी सबमिट करवाना होता है। तो कभी कुछ बच्चे पेपर्स को सबमिट नहीं करवा रहे हैं, तो कंपलसरी पेपर को सबमिट करो।